डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पर एक बात लिखी थी, मैंने वही बात दोबारा लिखी है। पिछले लेक्चर के अंदर ये बात मैंने केवल लिखी थी। आज की इस लेक्चर के अंदर हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या रॉन्ग है। इससे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड CFSE। अब देखने में क्या लगता है, जो CFSE है वो इसी की शॉर्ट फॉर्म लिखती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, नाम से ही पता, स्प्लिटिंग मतलब उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। इस अगर हम लिखते हैं CFSE तो उसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है हमारी, जब d ऑर्बिटल हमारा d जनरेट होता है, उसकी एनर्जी इक्वल होती है, तो उसको स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं वो क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी दो सेट ऑफ d ऑर्बिटल हमारे बनते थे, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द ऑर्बिटल, उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो एनर्जी देंगे वो क्या है, CFSE है। तो इस चीज में आप कंफ्यूजन ना हो। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है और आपसे उसकी CFSE पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, हाउ टू कैलकुलेट CFSE, कि हम जो है यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसको कैसे कैलकुलेट करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सिंपलिसिटी के लिए, CrS2 की पावर 6 और इसके ऊपर कितना चार्ज है हमारा 3 वोल्ट। हमें बोल दिया जाए क्या कैलकुलेट करें, हमें इसकी CFSE कैलकुलेट करें। पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स का पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है। फिर हम इसका स्प्लिटिंग पैटर्न जानेंगे और फिर हम उसकी क्या निकालेंगे, CFSE निकालेंगे। जैसा कि इसमें मैंने बता रखा, पहला काम हमारे इसका x मान के इसके ऊपर चार्ज निकाल लेंगे। वाटर एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है इज इक्वल टू +3, यानी यहाँ पे क्रोमियम जो है +3 स्टेट के अंदर है, कितना है +3। अब क्रोमियम के पास होते कितने इलेक्ट्रॉन है, एक s में और 5 d में, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो एक तो d से चला, s से चला गया और 2 d से चले गए। बेसिकली d के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है फिलहाल, 1 2 3, क्योंकि Cr3 पॉजिटिव में क्या होगा भाई, एक s से चला गया, 3d3। अब d में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3d मैंने बना लिया। अब इसकी स्प्लिटिंग आपको पता होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा ये कैसे होगी, याद कीजिए, ऊपर 2 ऑर्बिटल, नीचे 3 ऑर्बिटल। ये क्या था हमारा dx² - y², ये क्या हमारा dz², ये क्या भाई dxy, dyz, dxz। ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले लोअर को ऑक्यूपाई करेंगे, अगर वो ज्यादा होते तो डिपेंड करता है नीचे पेयर होंगे या ऊपर जाएंगे। अब नीचे वाले की एनर्जी हमने पढ़ी थी, इसकी क्या थी -0.4 डेल्टा। अब ये एक ऑर्बिटल के लिए, अब 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिखा दिया, तो इसको मैं क्या करूंगा, -0.4 डेल्टा और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 से, तो कितनी एनर्जी आ गई हमारी, -1.2 डेल्टा O। ये क्या है हमारी CFSE। अब यहां से एक बात आ रही है कि इस केस में स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है।
हाउ स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोल सकता हूं कि CFSE के द्वारा हम कैसे बता सकते हैं कि कौन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल और कौन कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है। जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स और दे देगा यहाँ पे और पूछ लेगा बताओ भाई इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन से कॉम्प्लेक्स की है, कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे एनर्जी डिक्रीज करती है, इसका आंसर क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे करती है, एनर्जी डिक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब सपोज करो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दे देता, एक ये कॉम्प्लेक्स दे दिया और एक दे देगा MnS2 की पावर 6 3 पॉजिटिव। क्लियर है? तो होगा क्या, यहाँ पर मैंगनीज के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। मैं इसकी स्प्लिटिंग डायरेक्ट दिखा देता हूँ क्योंकि इतना बेसिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ भैया, आप इजीली जो इसको कर सकते हो। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये जो है आइसक्रीम कॉम्प्लेक्स बनाएगा 4 है, ये नीचे वाला -0.4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऊपर वाला 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 प्लस का मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसकी एनर्जी कितनी आ गई हमारी माइनस का 0.6 डेल्टा। अब इसकी एनर्जी कितनी है -1.2 डेल्टा, इसकी एनर्जी कितनी -0.6 डेल्टा। अब स्टेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी। अब इसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज है या इसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज, आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो हम देखेंगे इसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है हमारा ज्यादा स्टेबल है। क्या ये हमारा कॉम्प्लेक्स है ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं तो आई थिंक आपको अगर 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएं और उन कॉम्प्लेक्स में ये पूछ लिया जाए ये बताओ भाई कि कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल है, तो आप जो है आसानी से क्या कर सकते हो, उसके अंदर कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है? इसी प्रकार से एक और कॉम्प्लेक्स मान लिया हमने ले लिया FeCN649, ठीक है, और बोल दिया जाए इसकी ये बताइए आप जो एक प्रकार से इसकी कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, और साथ में कई बार पेयरिंग भी पूछ लिया जाता है। पेयरिंग का मतलब क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम इसको लिखेंगे नेट x साइनाइड पे चार्ज -1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू -6 उस तरफ जाके प्लस का, तो कितना हो जाए -4 + 6, कितनी वैल्यू आ गई हमारी इसकी +2। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, आर्गन 18, 4s2 3d6। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद है तो आपको नहीं आ सकते भी, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लें। अब 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो s से जाएंगे, तो Fe2 पॉजिटिव यानी 24 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे भाई, आर्गन 18, 4s0 3d6। अब इसको हम ऐसे ले लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भरेंगे 1 2 3। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन है, अब फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नीचे, हमें पता है नीचे रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करा देगा पेयरिंग करा देगा। अब नीचे वाले की ये पता है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम बैरिसेंट। ठीक है, अब इसकी एनर्जी -0.4 डेल्टा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 डेल्टा मल्टीप्लाई बाई 6, 0.4 डेल्टा मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना माइनस का 2.4 डेल्टा। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे फॉर FeCN6 से द नेट अमाउंट ऑफ CFSE विल बी, ऑप्शन मिलेंगे आपको, मान लिया -2.4 डेल्टा O प्लस 3p, -2.4 डेल्टा O प्लस 2p, -2.4 डेल्टा O प्लस p, और फोर्थ मिलेगा ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। अब आप बोलोगे सर
2.4 डेल्टा एनर्जी हमारी आई है। अब ये P का क्या मतलब है? P का मतलब है भाई यहाँ पे पेयरिंग से। किससे है? पेयरिंग से। तो आप बोलोगे ठीक है सर, पेयरिंग तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 पेयरिंग हुई है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? -2.4 डेल्टा प्लस 3P। लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की बात चल रही है। ये 3 पेयर है, लेकिन इनमें से एक पेयर तो ओल्ड है। ये जो एक पेयर है ये क्या है? ओल्ड है। जो न्यू पेयर बने हैं वो हमारे ये बने हैं, मतलब जो 2 पेयर हैं वो क्या बने? हमारे नए बने हैं। 2 क्या हमारे नए पेयर हैं। तो इसकी जो एनर्जी हम निकालेंगे नेट, वो हमारी क्या होगी भाई? -2.4 प्लस 2P। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या होगा? -2.4 डेल्टा O प्लस 2P। ठीक है। अब ओवरऑल स्टेबलाइजेशन इसके हम किसके बेस पर निकाल सकते हैं भाई? बैरी सेंटर के बेस पर। तो यहाँ पर एक लाइन और मेंशन कर सकते हैं भैया हमें, ओवरऑल स्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन इज विद रिस्पेक्ट टू बैरी सेंटर। ठीक है। अब अगर इसका रीजन देना हो भाई, तो रीजन मैंने आपको पहले बता दिया, एक ऑलरेडी है और 4 क्या हमारे पैरेलल स्पिन है। जबकि यहाँ पे क्या है? एक ओल्ड एक पेयरिंग पहले से थी, 2 न्यू पेयरिंग हुई है। तो इस कारण से इसकी एनर्जी जो एग्जैक्ट है वो इस तरह से हम निकाल देंगे। क्लियर है? तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कैलकुलेट की जाती है बिफोर फिलिंग एंड आफ्टर फिलिंग। मतलब बिफोर फिलिंग ये था, आफ्टर फिलिंग ये है। बिफोर फिलिंग 1 पेयर था, आफ्टर फिलिंग 3 पेयर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 आफ्टर पेयरिंग है, 1 बिफोर पेयरिंग है। तो 2 जो पेयरिंग एनर्जी है वो हमारी क्या है? एक प्रकार से एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी को हमेशा कैसे निकाला जाता है भाई? जब हम बिफोर एंड आफ्टर फिलिंग को देख लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद मान लिया और कॉम्प्लेक्स दे दे भैया आपको, एक कॉम्प्लेक्स और दे दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 4-5 एग्जांपल आपको मिनिमम करके दिखाऊंगा मैं, फिर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा भाई। क्योंकि इसके बाद केवल 1 या 2 लेक्चर बचेगा CFSC का। फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका बचता है। उसके बाद हम इसकी जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ CrH2O6 3 पॉजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स दे दिया भाई क्रोमियम का, एक हेक्सा का कॉम्प्लेक्स है और एक वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स दे दिया भाई CN6 3 नेगेटिव। ठीक है। इनमें से पूछ लिया विच विल हैव हायर एनर्जी। ये बताओ भाई इनमें से ज्यादा एनर्जी जो है किसकी होगी? अब इसके लिए भी आपको आंसर पता है, 2 स्टेप आपको पता है। क्रोमियम में भाई बार-बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। इसकी हम स्प्लिटिंग डायरेक्ट कर रहे हैं। ये मैं क्रोमियम के लिए दिखा लेता हूँ और ये जो यहाँ पे है मैं वेनेडियम के लिए दिखा देता हूँ। क्रोमियम में +3 है भाई, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब वेनेडियम का कितना एटॉमिक नंबर था भाई? 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d2। अब एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे इसकी। इसको x मान लेंगे, प्लस साइन साइड पे -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -3। x पे कितना आ गया? +3। तो यहाँ पे d में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा भाई? वेनेडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब इसमें 3 है और इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए एनर्जी आपको पता है कितनी होगी? -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 -1.2 डेल्टा। इसके लिए कितने? -0.4 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना इसके पास। +3 में क्या होगा? अब 4 इसके पास थे, 3 चले गए, तो 2 ऐसे 1 डी से डी में ही बचा, तो कितना आया? -0.4 डेल्टा। अब कई बार क्या करता है वो डेल्टा ओ की भी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। अब सपोज करो इसके लिए जो एनर्जी उसने दी है 20,000 दी है और इसके लिए दी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए 25,000। ये क्या है? 20,000 दे दी हुई और इसके लिए कितनी दे दी हुई?
25,000 दे दी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेल्टा ओ की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, -1.2 मल्टीप्लाई बाई 20,000, तो अप्रोक्स ये लगा दो 24,000 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसमें रख लोगे। इसमें कितनी आ गई हमारी, -0.4 को डेल्टा ओ की वैल्यू 25,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या भाई, यहाँ पर बेसिकली जो एनर्जी है किस केस में ज्यादा आ रही है, इस केस में ये -24,000 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लगभग ये लगा लिया -10,000 आ जाएगी। तो ये हायर एनर्जी नहीं है, हायर एनर्जी ये है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में है भाई, ये एनर्जी फर्दर डिक्रीज हो रही है, यानी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो इस प्रकार से आप जो है भाई इनके लिए एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से इनके अलावा भी और भी आप जितने चाहे कॉम्प्लेक्स ले सकते हो। ठीक है, एक और अगर मैं आपको बता देता हूँ, FeS2O की पावर 6 3 पॉजिटिव, FeS2O की पावर 6 3 पॉजिटिव। आई थिंक आप इसको भी इजीली कर लोगे, क्योंकि क्रोमियम के लिए मैंने बता दिया है, आयरन के लिए भी आप निकाल लोगे। तो आपको मेरे को बताना भी नेट जो एनर्जी है इसकी क्या है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 0.4 डेल्टा ओ प्लस 0p, सेकेंड 0.4 डेल्टा ओ प्लस 1p, थर्ड माइनस क्या है, -1.6 डेल्टा ओ प्लस 0p, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो आपको वे कमेंट करके बतानी है इसमें जो एग्जैक्ट है वो कौन सा रहेगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो वो वैल्यू हमारी कितनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, यानी वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो वीक होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवा सकते, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब की बार है हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, उस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एनर्जी गिवन होगी, उसके बेसिस पर हमें बताना होगा कि ये बताइए ये जो कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रूव दैट CrH2O पावर 6 3 पॉजिटिव इज ए हाई स्पिन। हमें प्रूव करना है कि जो एग्जैक्ट हुआ कॉम्प्लेक्स हमारा क्रोमियम का वो क्या है, हमारा हाई स्पिन है, या अग्रेसिव लिख सकते हैं, और मस्ट अटेन हाई स्पिन, मतलब वो जाएगा ही जाएगा। तो किस में जाएगा भाई, हाई स्पिन के अंदर जाएगा। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। इसके लिए उन्होंने पेयरिंग एनर्जी दे रखी है, भाई मान लिया कुछ भी पेयरिंग एनर्जी उन्होंने XYZ कुछ भी दे सकते हैं, मैं एक वैल्यू मान लेता हूँ, नॉर्मली मान लिया 23,500 उसकी एनर्जी मान ली। ठीक है, उसके लिए जो प्रोपोर्शनल एनर्जी यानी डेल्टा ओ की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी कितनी है, 13,900। डेल्टा ओ की जो वैल्यू है ये क्या है हमारी प्रमोशनल एनर्जी की। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कराना है तो उसके लिए जो है हमें जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला काम तो आपको पता ही है क्या है, इसकी हम एक्साइटेड स्टेट लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, हमारा जो कॉम्प्लेक्स हमारा गिवन है इसको मैं 3 पॉजिटिव की बजाय 2 पॉजिटिव ले लेता हूं। पहले हमने 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ले लिया था, अब की बार हम 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। तो 2 पॉजिटिव में क्या होगा, एक ऐसे का एक डी से का, तो क्या बन गया भाई हमारा 4s0 3d4। अब हमें ये नहीं पता ये जो डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है भाई ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर लो स्पिन बनाएगा तो क्या बनेगा भाई, ऐसे बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है 1
2 3 फोर्थ पेयर अप हो जाएगा। और अगर आई स्पिन बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं, और अगर आई स्पिन बनेगा 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। अब हमें ये नहीं पता कि ये T2G 4 शो करेगा, EG 0, या फिर T2G 3 और EG 1 शो करेगा। इसमें से हमें अब तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि हम क्या करें, क्यों ना इसकी एनर्जी निकाल लें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, जैसे इस केस में एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी भी, मान लिया, कैलकुलेट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अभी हमने किसके साथ है, जो वैल्यू हमने ली थी, तो कितनी थी -0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 4, तो कितना आएगा भाई हमारा माइनस का 1.6 डेल्टा। कितना आएगा भाई, माइनस का 1.6 डेल्टा। अब दूसरी तरफ अगर क्या हो, पेयरिंग ना हुई, इलेक्ट्रॉन क्या चला गया के ऊपर, तो कितना होगा, ये क्या होगा भाई -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस एक ऊपर चला गया प्लस का 0.6, तो कितनी होगी भाई -0.6 डेल्टा, -1.6 डेल्टा। ये जो वैल्यूज हमारी एक प्रकार से आ गई है भाई, 0.6 डेल्टा आ गई है, और दूसरे की वैल्यू कितनी आ गई मान ली -1.6 डेल्टा। लेकिन एक चीज देखिए आप, यहाँ पर जो d ऑर्बिटल था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 4s1 3d 5 नॉर्मल में थी, एक्साइटेड में क्या आ गई थी 4s0 3d 4। देखिए d में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 चारों सिंगल ही है, लेकिन यहाँ पे एक पेयर नहीं बन गया भाई। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पेयरिंग वाला, यहाँ पर पेयरिंग भी है, मतलब इसको हमने एक पेयर एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, प्लस में मैं क्या लिख दूंगा 1 पेयर। जबकि अगर आई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रमोट होता है, तो हमें यहाँ पर इसको क्या लिखना पड़ेगा 0 पी, क्योंकि यहाँ पे भी अनपेयर्ड थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है। अब यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 1 पेयर की एनर्जी गिवन है, तो इसके द्वारा वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई -1.6 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओ कितना था भाई हमारा 13,900 प्लस पेयरिंग 1p के लिए कितनी थी भाई हमारी वैल्यू 23,500। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, x y z कुछ भी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू मैं मान लेता हूं, सपोज करके चल पड़ता हूं, ये आएगी हमारी +1260। ठीक है, कितनी आएगी +1260। फिर उस केस में एनर्जी निकालेंगे कितनी भाई, ये क्या हमारा -0.6 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी है हमारी 13,900, क्योंकि 0 पेयरिंग है तो ये तो लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे तो क्या हुआ है, जो माइनस वाला प्लस ज्यादा है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई माइनस वाला, तो प्लस में वैल्यू आ गई। यहाँ पे एनर्जी जब निकालेंगे तो हमारी नेगेटिव में ही आएगी। अब सपोज कर लो भाई 13,900 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये लगा लो 0 0 6 निमा 54 6 दिए 18 और 5 से 23 और 23 6 2 8, लगभग माइनस में एनर्जी आ रही। अब आप ये सोचिए, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन फेवरेबल होगी या ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन फेवरेबल होगी। मैंने आप स्पेशल क्वेश्चन लिखवा था कि स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, जैसे एनर्जी घटेगी वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ के केस में एनर्जी हमारी क्या आ रही है पॉजिटिव, यहाँ के केस में एनर्जी हमारी क्या आ रही है नेगेटिव। नेट जो इंक्रीज एनर्जी का वो इस केस में है, सॉरी डिक्रीज ऑफ एनर्जी का इस केस में है, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है। अगर एनर्जी इंक्रीज करे स्टेबिलिटी क्या करेगी डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो रही मतलब स्टेबिलिटी क्या करेगी इंक्रीज। तो हो ना हो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही अटेन करेगा। तो आई थिंक भाई आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम भाई, ये क्वेश्चन ही चले हुए एक प्रकार से प्रैक्टिस भी लगा लो, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो दोनों बातें अभी यहाँ पे चली हुई।
क्या लिखेंगे हम, पेयरिंग एनर्जी दे रखे अभी मैंगनीज 3 पॉजिटिव, क्वेश्चन अभी हमारा पेयरिंग एनर्जी ऑफ मैंगनीज 3 पॉजिटिव इज 28,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कितनी एनर्जी दे रखी है मैंगनीज की, 28,000। अब हमें क्या कमेंट करना है, कमेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स रिगार्डिंग, हमें इस कॉम्प्लेक्स पर कमेंट करना है और हमें क्या क्या बताना है इसके अंदर। नंबर 1 हमें बताना उसका स्पिन नेचर क्या होगा। नंबर 2 हमें बतानी उसकी मल्टीप्लिसिटी, क्या बतानी है उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स, कि जो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये वाटर के साथ, एक्वा कॉम्प्लेक्स समझ गए होगे ना, जैसे मैंगनीज बनाएगा NaCl की पावर 6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स। तो जो मल्टीप्लिसिटी है एक्वा कॉम्प्लेक्स की ये। और थर्ड हमें बताना अभी कि ये एक प्रकार से स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में कौन सी नेचर को फेवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें क्या निकाल लेंगे भाई, इस केस में हम मान के चलेंगे इसको कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तब कितनी एनर्जी होगी, लो स्पिन है तब कितनी एनर्जी होगी। एक बात और, इसने साथ में एक चीज और दे रखी है भाई कि जो पेयरिंग एनर्जी है, इसके लिए पेयरिंग एनर्जी है वो सेम है जो उसकी एक प्रकार से जो है डेल्टा ओ की वैल्यू है उतनी ही उसकी पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है, तो आपको बताना है, या पेयरिंग एनर्जी तो लिख दिया था भाई, सॉरी, पेयरिंग एनर्जी गिवन है तो आप उसकी वैल्यू को डेल्टा ओ की रिस्पेक्ट में ही रख लोगे। आपको केवल कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा नेचर जो है उस कॉम्प्लेक्स का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स और ले लेते हैं भाई, NiCl4 2 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में कैसी स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल में कैसी स्प्लिटिंग होती है, उसके बेस पर अगर आपने पिछले लेक्चर को बहुत अच्छे से किया है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाए आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी है हमारी, जो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा था और बोला था कि पिछले लेक्चर में हमने इसको प्रूव नहीं किया, आज हम इसको प्रूव करेंगे। एक इसमें सेकंड पॉइंट था भाई, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी एक्वा कॉम्प्लेक्स की, वो इस पॉइंट में आएगा, वहां पे नहीं बताया उसको, वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। आपको एक बात याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है और दूसरा एक प्रकार से मतलब हमारा लिगेंड अगर क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बना था, लो स्पिन। और अगर हमारी वीक फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा भाई, हाई स्पिन। ये बात आप याद रखेंगे। अब मैं दोनों स्पिन लेकर के चलूंगा भाई, एक तरफ वीक फील्ड लेकर के चलेंगे और एक तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर के चलेंगे। वीक फील्ड के केस में क्या भाई, हमें एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मान लिया हमारा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो वीक फील्ड में हमारा क्या होगा, स्प्लिटिंग उसी तरह से होगी। ये D2G, ये Eg, टाइटेनियम क्या होता है 4s2 3d2 3 पॉजिटिव का मतलब D में क्या बच गया, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में 4s0 3d1। अब D में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, अब इसमें भी D में एक इलेक्ट्रॉन है तो चाहे वीक फील्ड आ जाए चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाए, क्या रहेगा D में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बस इतना फर्क पड़ सकता है एनर्जी का फर्क। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड में थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी हम दिखा सकते हैं ऐसे, और कोई फर्क नहीं हो सकता। इसमें भी क्या रहेगा T2G1 और इसमें भी क्या रहेगा भी हमारा T2G1। ठीक है, उसके बाद आती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है 2s+1। s क्या है उसकी स्पिन, कितनी लेंगे हम प्लस हाफ। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू पुट कर दो, 2 × ½ +1, 2 से 2 कैंसिल 2, तो
मतलब क्या है भाई, ये हमारा क्या देगा, एक डबलेट देगा। यहाँ पे भी जब हम देखेंगे इस केस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 1/2 इंटू सॉरी 2s + 1 था ना, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 कितना आ गया हमारा, ये भी क्या आ गया भाई हमारा डबलेट। क्या होगा भाई हमारा डबलेट। तो इस प्रकार से भाई आप देख सकते हो, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, क्या है, दोनों क्या दे रहे हैं, डबलेट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इन्हें क्या नहीं बोल सकते, हाई स्पिन एंड लो स्पिन, बट हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड। इसलिए बोला था कि सभी लो स्पिन और हाई स्पिन को हम क्या नहीं बोल सकते, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड, लेकिन सभी वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वीक, लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से बोल सकते हैं। ये स्पेलिंग होता है FIELD होता है। कैसे, अब ये वीक फील्ड है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन, कैसा भाई, लो स्पिन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन। लेकिन वैसे नॉर्मली टीचर्स बता देते हैं कि वीक फील्ड होगा तो क्या देगा, हाई स्पिन देगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो लो स्पिन देगा। लेकिन यहाँ पर ये बात गलत साबित हो रही है भाई, कि जो सारे के सारे लो स्पिन या हाई स्पिन है उसको हम स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड बोल सकते हैं। ये लो, ये भी लो है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड में भी 8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी 8 है। तो उस केस में देख लीजिए भैया, आप जब पेयरिंग कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हुआ। स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्या ये सेम नहीं हो गए, देखिए तो जितने भी लो स्पिन या स्पिन है उनको हम स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड बोल सकते हैं, लेकिन सभी वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड को कभी भी लो स्पिन या स्पिन नहीं बोल सकते। तो आई थिंक आपको भाई यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम शुरू से लेकर आखिर तक अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो भाई कम टाइम में अटेम्प्ट करना होता है, तो वहां पर आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ वेनेडियम 3 पॉजिटिव बेस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब पहले क्या था भाई, एक तरफ मैं वीक फील्ड लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, वीक फील्ड, एक तरफ क्या लिख लेंगे भाई हमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, दूसरी तरफ अब सपोज करो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1, सारों के लिए लेके चलूंगा मैं D1, D2, D3, D4 और D5। ठीक है, दूसरी तरफ फिर से वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहाँ पे 5 तक होगा ना, D6, D7, D8, D9 एंड D10। तो यहाँ पे अब हम इनकी मल्टीप्लिसिटी भी देखेंगे और ये देखेंगे कि वीक फील्ड होता है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो क्या होगा। तो चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, हमने अभी पढ़ा है भाई क्या थी उसकी, T2G1 EG0। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी क्या होगा, T2G1 EG0। 2 इलेक्ट्रॉन अगर D के अंदर है तो क्या लिखेंगे, T2G2 EG0। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी तो क्या होगा, T2G2 EG0। 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2G3 EG0, इसमें भी T2G3 EG0। मतलब अगर D1 से D3 आते हैं तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, क्या बनाएगा, T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G3 EG0। अगर हमें इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या फार्मूला था भाई, 2s + 1। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, 2 इंटू हाफ प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, यानी ये क्या देगा, डबलेट। यानी वीक फील्ड में D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वो हमें क्या देगा भाई, एक डबलेट देगा। ठीक है, उसके बाद D2 2 इलेक्ट्रॉन है तो
2 इंटू, अब स्पिन कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ, दो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ, तो कितनी होगी 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ गया ट्रिपलेट। यानी चाहे हमारा D2 वीक फील्ड हो, चाहे हमारा D2 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वो हमें क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। इसी प्रकार से D3 में अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक और हाफ कर लो, इसको क्या है 1 इंटू 1/2, तो यहाँ पे 2 इंटू, इसको 2 एकम 2 एक 3 बटा 2 प्लस 1, 2 से 2, तो कितना आ गया 4। मतलब ये हमें क्या देगा भाई, क्विंटेट देगा। ये भी हमें क्या देगा, क्विंटेट देगा। यहाँ तक सेम आए हैं, चाहे वीक फील्ड हो चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, सेम आए। डिफरेंस आता है यहाँ से आगे, D4 में क्या हो जाएगा, T2G3 EG1, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो जाएगा, T2G4 हो जाएगा और EG क्या आ जाएगा 0। उसी प्रकार से D5 में मान लिया T2G3 EG2 हो जाएगा, जबकि इसके अंदर क्या हो जाएगा T2G5 EG0। अब इन दोनों में डिफरेंस को समझो भाई, कि डबलेट देगा ट्रिपलेट देगा, कैसे देगा। यहाँ पे तो क्या है, जैसे इसको देखो आप, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इंटू हाफ स्पिन, 4 के लिए 2 होगी प्लस 1, कितना होगा 5। मतलब इसके लिए एक प्रकार से ये हमें क्या देगा भाई, क्या देगा, यहाँ पे भाई क्वार्टेट बोलते हैं, सॉरी 4 आई थे ना स्पिन, इसको तो बोलते हैं क्वार्टेट, और 5 वाले को क्या बोलते हैं भाई, क्विंटेट। ये मिस्टेक से बोल दिया भाई मैंने, इसको ठीक कर लेंगे आप। यहाँ पे 4 आई थी तो क्वार्टेट, यहाँ पे 5 स्पिन आई इसकी तो क्विंटेट। लेकिन यहाँ पे स्पिन 5 नहीं आएगी भाई, अब क्यों, क्योंकि इसको जब हम फिल करेंगे T2G4 है 1 2 3 4, इसकी और इसकी स्पिन तो कैंसिल आउट हो गई, स्पिन केवल किन की बची है, इसकी। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पिन होगी 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, ये क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई इसके अंदर से। और इसको अब आप D5 D6 D7 D8 D9 D10 के लिए बना करके आप मेरे पास भाई इसको व्हाट्सएप करेंगे जरूर से भी जरूर, ठीक है। अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं, सॉरी टेलीग्राम करेंगे, ठीक है। अगर किसी के पास टेलीग्राम नंबर नहीं है तो वो नोट कर लेगा 9812189177। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ट्रिपलेट और उसकी वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल गया भाई, ऑल हाई स्पिन एंड लो स्पिन कैन बी लेबल्ड एज वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, बट ऑल वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कैन नॉट बी लेबल्ड एज हाई एंड लो फील्ड। तो इस थ्योरी ने भाई हमारे लिए क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया, ये बताया कि कोई ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होती, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, कोई बॉन्डिंग नहीं होती। इसने कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को बताया और इसने रिमूव कर दिया डिजनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को। तो एक मायने में अगर देखा जाए तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है बहुत ही ज्यादा क्या रहती है भाई, बेनिफिशियल रहती है देन द अदर थ्योरीज। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और लास्ट में इस थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, दूसरों को बोलें कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ताकि जो एफर्ट हम आपके लिए लगा रहे हैं, जो मेहनत हम कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा जो एक प्रकार से फ्रूटफुल बोल सकते हैं या इन बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं वो भी हो। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।